हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं 2017 के प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट के फिजिक्स का क्वेश्चन का सॉल्व लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। स्टूडेंट, वैसे तो मनुष्य का शरीर का जो प्रतिरोध को नहीं नापा जा सकता है। फिक्स किसी सभी मनुष्य में समान रूप से जो है प्रतिरोध नहीं होता है, क्योंकि जो प्रतिरोध जो है उत्पन्न करने के लिए कई सारे जो है गुण होना चाहिए। जैसे ताप पर जो है निर्भर करता प्रतिरोध, है ना, पदार्थ पर निर्भर करता है, उसके जो है लंबाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है। इस वजह से ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः जो है 10,000 ओम जो है मनुष्य का जो सामान्य एक मनुष्य जो कि मीडियम जो है मोटाई का है, मीडियम जो है लंबाई का है, तो उनके जो है शरीर का जो है प्रतिरोध जो है वो 10,000 ओम होता है। लेकिन अगर शरीर अगर भीजा हुआ रहे तो उसमें धारा जो है तो और तेज़ी से जो प्रवाहित होगा, तो उसका जो है मात्र जो है 1,000 ओम प्रतिरोध माना जाता है। और अगर सूखा रहे, मनुष्य लंबा रहे, उनमें हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा रहे, तो उसका प्रतिरोध जो है वो 1,00,000 तक भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है, जबकि दूरबिंदु जो है वो अनंत होता है। इसमें दूरबिंदु जो है अनंत होता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है या स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो एक स्वच्छ ईंधन है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। तो स्टूडेंट, एक चीज़ मैं बता दूं, प्राकृतिक गैस और जो एलपीजी गैस, ये दोनों में डिफरेंस है। प्राकृतिक गैस मीथेन और इथेन से बनाया जाता है, जबकि आपका एलपीजी गैस यानी पेट्रोलियम गैस जो है ये जो है एक स्वच्छ ईंधन, वो ये जो है ब्यूटेन और प्रोटेन से बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस भी स्वच्छ ईंधन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेट्रोल एलपीजी में क्या है, इसको जो है इसमें गंध के लिए मीथेन भी मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस जैसे गोबर आदि सब सड़ा गला करके जो गैस बनाया जाता है जिसमें मीथेन और इथेन रहता है, वो प्राकृतिक गैस है। ये एलपीजी गैस जो कि पेट्रोलियम से निकाला जाता है, पेट्रोलियम से जब प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो कूलम होता है, यानी विद्युत आवेश क्यू है ना, क्यू जो होता है, इस क्यू का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बहुत लोग भ्रमित भी होते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। तो आपको बता देंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो m पर पावर माइनस m 1 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए लिखने में, हालांकि लिखे तो इसको सुधारना था, फिर जो है नहीं हो सका। m पर पावर -1 होता है, यानी इसको बोले तो 1/m होता है। इसीलिए जब भी अगर जो है हमको लेंस की क्षमता निकालनी होती है, तो अगर जो है किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता निकालना हो तो हम जो है 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर हम बोलें 50 सेंटीमीटर, तो 1/m होता है इसका फॉर्मूला। चूँकि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हम 50 सेंटीमीटर लिखते हैं, तब ऊपर में हम 100/50 करेंगे, तो उसको काटेंगे तो 2 जो है डायोप्टर कहलाएगा। तो डायोप्टर जो एक हमारा जो यूनिट जो है ये व्यवहारिक यूनिट है, कोई एसआई मात्रक नहीं है। लेंस की क्षमता का व्यवहारिक मात्रक डायोप्टर है, ना कि एसआई मात्रक है। तो एक डायोप्टर जो है बराबर m पर पावर -1 के बराबर होता है, इसलिए उसको डायोप्टर कहा जाता है। तो इसका एसआई मात्रा अगर पूछे तो m पर पावर -1 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें। तो ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने जो नियम दिया है विद्युत धारा और दो बिंदुओं के बीच के उत्पन्न विभवांतर के संबंध में, उस नियम को लिखने के लिए कहा गया कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, कोई एक चालक तार है, इसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो,
तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा और इनके दो बिंदु के बीच का विभवांतर जो होता है वो नियतांक होता है, यानी इसका जो है समानुपाती होता है। यानी जितना धारा अगर बढ़ेगा तो इसका जो है विभवांतर भी बढ़ेगा दो बिंदु के बीच, अगर जो धारा घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज क्या है। दोस्तों विद्युत फ्यूज जो कि बोर्ड में या फिर जो है बोर्ड के उधर जहाँ मीटर लगाया जाता है वहाँ पर भी लगाया जाता है, उसको विद्युत फ्यूज है ना। विद्युत फ्यूज जो है एक जो तार होता है जिसकी प्रतिरोधकता जो बहुत अधिक होती है और गलनांक जो है भी कम होता है। तो यहाँ पर जो है गलनांक भी इसका जो अधिक होता है, प्रतिरोधकता भी अधिक होगा और गलनांक भी अधिक होगा। गलनांक कम होता है कि प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। गलनांक कम होने का मतलब ये कम ताप पर जो गल जाए। यानी अगर कोई जो है इस जो है तार में अगर ये फ्यूज लगा हुआ है, अगर इससे जो है अगर अधिक धारा प्रवाहित होगा तो प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण ये जल्दी से जो गर्म हो जाएगा और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर अत्यधिक गर्म हो जाएगा। अत्यधिक गर्म होने पर जो है बहुत कम ही ताप पर, यानी इसका जो सामान्य ताप होना चाहिए विद्युत धारा का, तो उससे थोड़ा अधिक ताप होने पर ये जो है ये गल जाएगा। यानी कम ताप पर ये गल जाएगा जिससे वो टूट जाएगा, संपर्क टूट जाएगा और बिजली का जो भी यंत्र घर में लगा होता है वो जलने से बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तो ये जो है विद्युत फ्यूज जो है जस्ता या शीशा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। कि अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में स्पष्ट, ये हमारा अवतल दर्पण हुआ जिसका बाहरी साइड जो है हमारा पॉलिश किया होता है यानी रजतित किया होता है, और ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ जिसका अंदर साइड जो पॉलिश किया रजतित किया होता है। तो अब यहाँ अवतल दर्पण में जो है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है केवल क्या होता है वो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों भी होता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो हमेशा छोटा ही होता है। चलिए अंतर की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण में बाहरी सतह जो है रजतित किया होता है और प्रकाश का परावर्तन अंदर की सतह से होता है, जबकि यहाँ उत्तल दर्पण होना चाहिए, ये उत्तल दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण में अंदर की सतह रजतित किया होता है और प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रजतित का मतलब होता है पॉलिश किया हुआ। 2 नंबर है अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण के पीछे बनता है तो उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद है इसमें जो है अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनने का ये है कि अगर वस्तु, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का जो है ये मुख्य अक्ष है या ध्रुव है, ये अगर इस तरह से लेके गए तो ये एफ हो गया। तो यानी अगर हम इसको एफ अगर लेके जाएं तो यहाँ ये इसका सी है, मान लीजिए सी है, ये एफ है। अगर वस्तु इस सी के अंदर में कहीं पर भी रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है इस सी के बाहर कहीं पर भी बनेगा जो बड़ा बनेगा। अगर वस्तु को जो है इस सी के अगर बाहर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो इस सी के अंदर बनता है, इस सी से अंदर प्रतिबिंब बनेगा जो कि छोटा बनेगा। इसमें जो है दोस्तों की एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब इस दर्पण में हम इस तरह से लकीर खींचते हैं, ये पी हुआ। अब यहाँ पर एक एफ लेते हैं, यहाँ पर हम जो सी लेते हैं। हम जो है अवतल दर्पण में 6 तरह के प्रतिबिंब को बना करके इसको देखते हैं। तो एक जो है होता है जो ध्रुव और एफ के बीच में, इसको नंबर 1 दिए। दूसरा जो है एफ पर नंबर 2, एफ और सी के बीच नंबर 3, सी पर नंबर 4 है ना, सी और अनंत के बीच नंबर 5 और अनंत में 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर 1 नंबर में वस्तु कोई रखा जाए
तो अवतल दर्पण के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, यानी काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर, यानी ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। बाकी एफ या एफ के बाद इधर कहीं पर भी वस्तु रखने पर प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अब दूसरा बात जानिए कि वस्तु यहाँ 2 पर यानी एफ हुआ, तो हम यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ फिर 3 लेते हैं और यहाँ 4 लेते हैं। तो 4 यानी सी पर अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है 4 पर और बराबर बनता है, तो इसीलिए इसको 4 लिखते हैं। अब इसके सामने फिर ऊपर 5 चलते हैं, 2 के सामने 6 चलते हैं। यानी वस्तु को अब देखिए, अगर इस वस्तु को हम 2 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 6 पर यानी अनंत पर बनेगा। ये 6 अनंत है, तो ये अनंत 6 ये बड़ा डिजिट है, इसीलिए प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। अगर वस्तु को हम 3 पर यानी सी और एफ के बीच में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा 5 पर बनता है। 5 बड़ा डिजिट है, यानी हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी 3 पर रखेंगे तो 5 पर सी और अनंत के बीच में। अगर वस्तु को 4 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 4 पर और बराबर बनेगा। चलिए दोस्तों, इस ट्रिक को आप जान लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक, सूर्य के 7 वर्णों में से सबसे अधिक जो है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर हम लाल रंग का तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, जो हमारा दृश्य प्रकाश के रंग है, दृश्य प्रकाश, उसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण ये लाल रंग जो है हमें दूर से ही आसानी से दिखाई देता है, जिससे हम आसानी से पहचान लेते हैं। यही वजह है कि रेलवे सिग्नल में यह लाल रंग का प्रयोग किया जाता है रोकने के लिए, है ना, और जाने के लिए हरा रंग का, ग्रीन, है ना। तो किसी भी ट्रेन को रोकने के लिए, ताकि वहाँ से आगे ना जाए, या बस को रोकने के लिए सड़क पर एंड ट्रैफिक के द्वारा, तो वहाँ पर भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें और सत्यापित करें। ओम का नियम हम पहले ऊपर बता चुके हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम है क्या, तो जॉर्ज साइमन ओम ने जो है, जर्मनी का एक वैज्ञानिक था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने 1826 ईस्वी में चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और 2 बिंदु के बीच के उत्पन्न विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। चलिए ओम के नियम के अनुसार चलते हैं कि यदि किसी चालक तार के ताप में कोई परिवर्तन न हो, अगर एक चालक तार इसके ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और इनके 2 बिंदु के बीच का विभवांतर, इनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और इनके 2 बिंदु के बीच का विभवांतर जो है समानुपाती होता है, अर्थात जो है I समानुपाती V। तो I बराबर V बाई R, जहाँ पर R जो है नियतांक फिक्स है, चूँकि अगर इसमें धारा कितना भी जाए उसके विभवांतर के अकॉर्डिंग वो जो है उसका अनुपात, यानी प्रतिरोध जो वो एक नियतांक होगा। चलिए आगे चलते हैं कि प्रयोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापन करते हैं। इसके सत्यापन के लिए सबसे पहले हम बनावट करते हैं कि एक शुष्क सेल लेंगे, 1 एमीटर, 1 वोल्टमीटर, 1 स्विच और 1 नाइक्रोम के तार के टुकड़े को लेकर चित्र अनुसार इस तरह से हम सजा लेंगे। ये देखिए बैटरी लिए तार, यहाँ पे एमीटर जोड़े, यहाँ पर वोल्टमीटर, ये 2 बिंदु है P और Q, है ना, यहाँ P और Q देना भूल गए। P और Q के बीच में 2 है ना, मान लीजिए 2 बिंदु के बीच, ये प्रतिरोधक के बीच में जोड़ दिया गया है वोल्टमीटर को, ताकि ये विभवांतर नापे, है ना। और यहाँ पर ये जो इस बैटरी से कितनी धारा जा रही है वो एमीटर से नापा जा रहा है। चलिए अब इसका प्रयोग, तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर एमीटर में, है ना, इस तार में जैसे स्विच को ऑन करके तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं, तार में धारा प्रवाहित करने पर अब जो एमीटर में हम धारा को नापते हैं और वोल्टमीटर में विभवांतर को नापकर हम इसको नोट कर लेते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, दूसरी बैटरी जोड़ते हैं, फिर जो धारा को और विभवांतर को नाप के नोट करते हैं। इस तरह से बारी बारी से 3, 4, 5, 6 बैटरी जितनी हो जोड़ करके उसको हम क्या करते हैं, परिपथ में जोड़ने के बाद जो है उसको हम फिर से नाप करके उसको लिखते हैं। तो प्रत्येक बार जो है अनुपात जो है V/I का मान जो है लगभग समान होता है। हर बार जो अनुपात समान होता है,
देखिए इसका परिमाण में वृद्धि होगा तो जैसे जैसे विभवांतर के परिमाण में वृद्धि होगा वैसे वैसे धारा में यानी जैसे जैसे धारा में वृद्धि होगा उसी तरह से विभवांतर में वृद्धि हो जाएगा, जिसके वजह से अनुपात जो उसका जो क्या होगा लगभग एक ही होगा। मान लीजिए एक बार जो है इसमें जो है 1.5 वोल्ट का जो बैटरी जो रहा जिसके वजह से 5 जो है ओम विभवांतर जो उत्पन्न हुआ, फिर से दूसरा बैटरी जो रहा यानी तो टोटल जो है 1.5 वोल्ट होगी, 3 जो है एम्पियर का जो हो गया धारा यहाँ पर। अब 3 एम्पियर की धारा जा रही है, अब इसमें जो है पता चला कि 10 जो है जा रहा है, 10 जो है विभवांतर हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर 5/1.5 आएगा, है ना। इस तरह जितना बार जोड़ते जाएंगे तो लेकिन अनुपात जो है वही रहेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। अब जो है क्या करते हैं इसको जो है यहाँ फिगर के द्वारा सत्यापित कर देते हैं। अब यदि विभवांतर को एक्स अक्ष और वाई को, है ना, वाई अक्ष में धारा को वाई अक्ष में लेकर ग्राफ खींचा जाए तो यह सरल रेखा में प्राप्त होता है। विभवांतर को एक्स अक्ष में रखे हैं हम, देखिए एक्स अक्ष में विभवांतर को रखे हैं, धारा को हम जो है वाई अक्ष में रखे हैं, है ना, जिसे एम्पियर हुआ करेंट है ना, यहाँ रखे हैं। और इससे धारा यहाँ पर हम जो है लगा दिए, जब 0 देखिए यहाँ पर जो है 0.5 अगर एम्पियर की धारा जा रही है तो 2 वोल्ट जा रहा है, 1 एम्पियर हुआ तो 4 हुआ, 1.5 एम्पियर हुआ तो 6 हुआ, 2 हुआ तो 8 वोल्ट हुआ, है ना। इस तरह से करके हम खींचते हैं, एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे ये पता चलता है एक जो क्या है अचर है, इसका जो क्या है अचर है, यानी एक निश्चित कांस्टेंट होकर के एकदम जा रहा है। चलिए अब इसमें अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष के निवारण का सचित्र वर्णन करें। दोस्तों यहाँ पर तो एक ही जो है दृष्टि दोष के निवारण के बारे में कहा रहा है, लेकिन हमने जो है तीनों दृष्टि दोष के बारे में लिख दिया। आपको आंसर में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको इसमें से कोई एक ही लिखना है। तो चलिए हम लोग पहले आगे स्टार्ट करते हैं, तब वहाँ फिर आगे बताते हैं कि पहले की दृष्टि दोष क्या है। तो कई कारणों से नेत्र दूर या नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में की क्षमता जो है खो देती है, जिससे दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी जिसे दृष्टि दोष कहा जाता है ना, यानी देखने की क्षमता वो खो देती है। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो फिर वो दिखाई नहीं देगा हमें स्पष्ट। तो अब दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र जो निकट की, यहाँ देखिए उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ही दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष यानी जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि पहला कारण इसमें हम जो है लिखे हैं कि नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये नेत्र गोलक है, ये मान लिया नेत्र गोलक है, अब ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर नेत्र लेंस है, अगर इसकी गोलाई बढ़ जाएगा तो रेटिना भी पीछे चला जाएगा, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अपवर्तन के बाद यहाँ पर ही रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देगा, जिसके वजह से अब ये रेटिना यहाँ पर प्रतिबिंब आता है, इधर नज़दीक वस्तु दिखाई दे लेकिन इधर दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देगा। ऐसे दोष को हम यह निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा इसका कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अगर ये मोटा लेंस जितना मोटा होगा वो जो प्रकाश किरण को उतनी ही जो नज़दीक की ओर मोड़ देता है, जिसके वजह से रेटिना से वो पहले मोड़ देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूर करने के लिए क्या, अवतल लेंस से बने चश्मे का है। अब इस अवतल लेंस को लिया, यहाँ से प्रकाश किरण गया, ये क्या कि यहाँ से ले गया और यह अपवर्तित कर दिया, जिसके वजह से आकर के ये फोटो जाके रेटिना पर बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं, यानी पहले हम बता चुके उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई ना दे। ऐसे दोष को दूर करने के लिए, है ना, ऐसे दोष को जो दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले जब हम कारण जान लेते हैं कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र गोलक का छोटा, जस्ट उसका अपोजिट, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, ये जो है दूरी जो है कम हो जाना। दूसरा है कि नेत्र लेंस है
नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। अब ये लेंस अगर पतला हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन के बाद जो है दूर में जा कर के मोड़ेगा प्रकाश किरण, यानी कम ये मोड़ेगा प्रकाश किरण, जिसकी वजह से दूर में जा कर के अभिसारित होगा, है ना। अभी हमारा ये नेत्र गोलक यहीं तक है, ये बाहर में कट रहा है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। चलिए, अब इसका निवारण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस इस तरह से वो प्रकाश किरण को नेत्र लेंस को अभिसारित करके देता है और नेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बना सके। अगला लास्ट इसमें से है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या है कि नेत्र में जो है किसी भी जो नेत्र का वह दोष जिसमें दूर या नज़दीक दोनों जगह के स्थित वस्तु का स्पष्ट न दिखाई दे, तो उसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ स्पष्ट होगा, और इसको काट देंगे, अस्पष्ट है तो ये इस जगह से अ को काट देंगे, स्पष्ट न दिखाई दे उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण तो उम्र बढ़ने यानी बुढ़ापे में क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो है ना लचक जो है कम हो जाता है, और सिलीरी पेशी की जो समंजन क्षमता, घटने बढ़ने की क्षमता, वो भी जो है खो देती है या कम हो जाती है, जिसके कारण जो है आँख जो है तुरंत जो है अपनी जो फोकस दूरी नहीं बदल पाती है। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बूढ़ा सब के चश्मे में दोनों लेंस लगाया जाता है। आप देखेंगे चश्मा का लगेगा जैसे बीच से कटा हुआ रहता है, तो इसका ऊपर वाला भाग में ये चश्मा का ऊपर वाला भाग में अवतल जो है लेंस रहता है, जबकि नीचे वाला में उत्तल लेंस रहता है। अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए और उत्तल लेंस नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो यहीं पर जो है समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे जो है काफ़ी लाभ जो है ले सकेंगे। आप इसको जो है कोशिश करेंगे, इसको बार बार जिसको लिखें, इस क्वेश्चन को आप इसको सुन करके एक दो बार सुन करके आप इनको अगर उतार लेंगे तो, या वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लेंगे तो लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और बेहतर ढंग से आप एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। तो दोस्तों, आप इन जो है हमारे वीडियो को आप बेहतर से बेहतर रिस्पांस देते हुए अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको जो है लाइक करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप भी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं मैं जैसे आपके मेहनत का सम्मान करता हूं, आप भी मेरे मेहनत को सम्मान करते हुए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।